अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं आपके साथ महक असलम। तो आप ये कहते होंगे कि भाई शुएब कुछ दिन आता है फिर गायब हो जाता है, फिर बेचारी महक अकेले बोल रही होती है, फिर शुएब के हम शुएब सब तो घूम फिर रहे होते हैं। शुएब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। आगे आगे चल के यानी प्रोग्राम में हम जैसे से आगे जाएंगे हम आपको शुएब की वो मेहनत भी दिखाएंगे। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आलमी वबा कोरोना वायरस की, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। एनसीओसी ने मुल्क भर में एक बार फिर केसेस में इजाफे और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले लिया है। एनसीओसी ने तमाम सूबों को एसओपीज़ पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन तेज़ करने की हिदायत की है। अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो हमने कल भी इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि कराची में ट्रांसमिशन रेट बढ़ रहा है, कराची में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसकी चेकिंग का आगाज़ हो गया है। मार्केट्स हों, शॉपिंग सेंटर्स हों, सिनेमा घर हों या फिर रेस्टोरेंट्स हों, इनके अमले के सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने यानी सिंध हुकूमत ने पहले ही बता दिया था कि जो ताजिर वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उन्हें कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। और आई थिंक शुएब यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही पॉलिसी, चेक करना चाहिए। जिस सेक्टर को खोला जा रहा है उस सेक्टर के खोलने से कोविड-19 का ट्रांसमिशन रेट बढ़े नहीं बल्कि कम ही रहे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी चेक किया जाए कि जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं क्या उनकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर आ रहे हैं ये फिर उस जगह को चाहिए, सिनेमा घर की उसकी जिम्मेदारी कि चेक करे जी क्या आया, जो लोग भी आ रहे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। और अगर मैं गुज़श्ता 24 घंटे की बात करूँ तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 24 अफराद कोरोना के बायस मौत के मुंह में चले गए हैं, जबकि 1683 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह की अगर बात की जाए तो 3.33% रही है। थोड़ी सी बढ़ी है महक। हाँ ना, मैं ये बात कर रही हूँ हाँ कि ये बढ़ गई है। इसलिए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, संभल जाएं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि बड़ी ईद सर पे है। बड़ी ईद पे मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ा ख़तरा है क्योंकि जगह जगह पर बच्चे मौजूद हैं, मवेशी मंडियाँ लगी हैं। और अगर आप चाहते हैं जनाब के पाबंदियाँ ना हों इस ईद पर और ये ईद पाबंदियों की नज़र ना हो तो हथोला रखें, बाहर कम निकले, मास्क लगा लें। अच्छा, मुझे फिरदौस आशिक अवान साहबा की बात याद आई। उन्होंने छोटी ईद से कहा था कि पप्पी और जफ्फी नहीं आपने डालनी, लेकिन अब उन्होंने इजाजत दी थी इस बार बड़ी ईद के लिए कि आप थोड़ी जफ्फी वापस ले लें इजाजत, क्योंकि इससे फिर कोरोना फैल सकता है। एनीवेज जी, सियासी गर्मा गर्मी की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर यहाँ पर अरूज पर हमें सियासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही है अलॉन्ग विद अदर पार्टीज एज वेल। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। 9 जुलाई वो नीलम वैली जाएंगे, 10 को शादरा और 14 जुलाई को पलंदरी में जलसा होगा। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह हम खुद भी आज़ाद कश्मीर में अवाम के मसाइल और अवामी नुमाइंदों की जानिब से सहूलियात की फराहमी के लिए किए गए इक़दाम आपको दिखाएंगे। हम खुद वहाँ पर जाएंगे, खुसूसी इलेक्शन कवरेज हम वहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है और वहाँ पर जो अवाम है वो किसको वोट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उम्मीदवारों ने वहाँ पर कितना काम किया है, वहाँ पर क्या माहौल है, सब आपको हम दिखाएंगे वहीं से। हाँ वहीं से मैं यहाँ पे होंगे, आप वहाँ जाएंगे। ऐसे ही कोई दफ़ा प्लान बनाया आपने? इस बार भी ऐसे ही प्लान बना लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की बात करते हैं। जब भी हम वादी कश्मीर की बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जेल का तस्वुर हमारे जहनों में आ जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ हफ्ता शहदा मनाया जा रहा है, बुरहान वानी। और जब बुरहान वानी की बात होती है तो हम कहते हैं कि कश्मीर का एक एक बच्चा बुरहान वानी की शहादत के बाद बुरहान वानी बनकर उभरा है। बुरहान वानी का यौम शहादत आज यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। बुरहान वानी के आबाई कस्बे तराल की तरफ मार्च भी किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे चलकर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर और बुरहान वानी की शहादत पर और उनकी ज़िंदगी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जब भी बुरहान वानी की शहादत की बात होती है बहुत सारे पहलुओं के साथ साथ एक पहलू ये भी हमारे जहन में आता है कि किस तरह से इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया, किस तरह से एक जवान की आवाज़ और एक जवान की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने की कोशिश की। लेकिन जब आप मजालिम को दबाने की कोशिश करते हैं, आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो मज़ीद उभरती है। बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर में नौजवानों में जो आज़ादी का मज़ीद जज्बा उभरा है वो इसकी मिसाल है। एग्जैक्टली, रोल मॉडल है वो। और जब बात रोल मॉडल की हो, जब बात पर्सनैलिटी की हो, जब बात जद्दोजहद की हो, तो आज का दिन अगर हम इसकी बात करें तो इंसानियत के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाले समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी
इनको हमसे बिछड़े आज 5 बरस बीत गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना सर्विस हो या यतीम खाने हो, मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत नाम बनाया उन्होंने। एनीवेज़ क्विकली हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और ख़बरें हैं वो भी शेयर कर लेते हैं। पेशावर का यूसुफ खान एक अहद पर राज करने के बाद मिट्टी तले जा सोया। बॉलीवुड के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मुंबई में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अजीम अदाकार के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। मुग़ल आज़म और देवदास समेत अनगिनत और तारीख साज फिल्म्स में उनका किरदार सबको याद है। भारत ने सबसे बड़े एवॉर्ड दादा साहब फाल्के से उन्हें नवाजा और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशाने इम्तियाज़ जो है वो दिया था। और मैं कल जब देख रही थी सब टीवी चैनल्स पर उनकी तदफीन जब दिखाई जा रही थी तो बार बार एक चीज़ बड़ी हाईलाइट की जा रही थी कि जो उनकी बेगम है सायरा बानो, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उनके मियाँ 100 साल तक जी लें। अब बस अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे दे कि 100 साल तक वो उनके साथ रह लें। और यूसुफ खान दिलीप कुमार के नाम से जिन्होंने नाम कमाया, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं आखिरी वक्त में अपने आबाई शहर यानी पेशावर चला जाऊँ, उस जगह को एक दफ़ा देख लूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था। लेकिन चूँकि कुछ सरहदी मामलात थे और उनकी सेहत के मामलात थे, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी जब जब दिलीप कुमार का नाम लिया जाएगा तब तब हम उस लेजेंड को याद करेंगे जिन्हें आज भी हिस्ट्री में ट्रेजेडी लेजेंड के तौर पर लिखा जाता है, याद किया जाता है। और कहते हैं कि बड़े सग़ीर में इनके बाद अब तक इतना बड़ा अदाकार पैदा नहीं हुआ जो कि किरदार को इतने अच्छे तरीके से निभाए कि लिखारी खुद तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, ज़रा खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या शाहीन अंग्रेज़ों की सरजमीन पर कामयाबी के झंडे गाड़ सकेंगे? क्या गाड़ सकेंगे? उम्मीद तो है। इस बार थोड़ी सी ना गलतियां उस तरफ से हो रही हैं। उस तरफ से हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान बबल को जो ना तोड़ फोड़ कर दिया गया। हाँ, पाकिस्तान का एक और इम्तिहान शुरू हो गया और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान पहला वनडे आज खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम ने कार्डिफ में भरपूर प्रैक्टिस की है। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी हुई हैं। कप्तान बाबर आजम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस की है। और जब बाबर आजम की बात होती है तो मुझसे बहुत से लड़के कहते हैं ओ बाबर ये तो कुछ कर दिखाएगा। बाबर धोखा नहीं देगा। बाबर धोखा नहीं देगा, लेकिन उनके 3 प्लेयर्स ने थोड़ा धोखा दे दिया है। कोविड में मुब्तला हुए हैं वो कहीं ना कहीं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो शाहीन, उनका दिल कितना बड़ा है। अगर खुदा ना खास्ता ये मामला पाकिस्तान में होता सारे अंग्रेज निकल जाते बाहर। हाँ, और पाकिस्तानी देखिए वहाँ पे रुके हैं, खेल रहे हैं, वहाँ पे उस सरजमीन पे खेल रहे हैं और फिर यकीनन इंशाल्लाह जीत के इंशाल्लाह खेल अच्छा होना चाहिए। जीत और हार तो हो जाती है लेकिन खेल अच्छा होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अपने पहले मौजू की जानिब, और वो मौजू बड़ा अच्छा इस तरह से है कि जब हम बात सिर्फ महंगाई की कर रहे हैं, जब बात सिर्फ ये हो कि हर चीज़ हो रही है महंगी, ऐसे में एक चीज़ हो जाए सस्ती, थोड़ी सी सस्ती हो जाए तो फिर बंदा कहता है कि हो क्या रहा है भाई। नई ऑटो पॉलिसी, इसके बाद पाकिस्तानियों को सस्ती गाड़ियां मिलेंगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हर एक के जहन में यही सवाल है। इस पर वफाकी वज़रा ने जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सनअत पैदावार के वज़ीर खुसरो बख्तियार साहब ने बताया कि हुकूमत की तरजीह है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, शहरियों के लिए सस्ती गाड़ी इसकी फरहमी यकीनी बनाई जाए। और ये भी कहा कि पाकिस्तान में 4,15,000 गाड़ियाँ बनाने की सलाहियत है। गुज़श्ता साल सिर्फ 1,64,000 गाड़ियाँ बनी। कीमतों से मुताल्लिक अच्छी खबर सुना दी, छोटी गाड़ी, चुन्नी मुन्नी सी गाड़ी लेकिन 1 लाख रुपए सस्ती होगी और 1000 सीसी गाड़ी 1,42,000 रुपए सस्ती होगी। जो पहली बार गाड़ी ख़रीद रहा है उसके लिए तो खुशखबरी की बात यह है कि अब जो डाउन पेमेंट है उससे 20% आपने करनी है। नई ऑटो पॉलिसी से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब ने। HM शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं, बस हम ज्वाइन कर लेंगे, सोफे पर भी आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बता दूँ कि ये जो गाड़ियाँ जो जब सस्ती होती है ना तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है फ़ायदा ये होता है कि शुएब हम ना उम्मीद लगा लेते हैं कि गाड़ियाँ अब हम अपनी चेंज कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी चेंज नहीं करूँगी। मैंने भी खरीदी और मुझे दुख हो रहा था, लिटरली मुझे दुख हो रहा था कि मैंने ये पॉलिसी आने से पहले गाड़ी क्यों खरीदी, मैं बाद में खरीद लेती। थोड़ा सा लार्ज स्केल पर सोचे महक। हाँ, क्या लार्ज स्केल पर सोचें कि आवाम के लिए तो एक अच्छी बात है। आवाम के लिए अच्छी बात है। कल आप दूसरी गाड़ी लेंगे वो सस्ती मिलेगी, वो सस्ती मिलेगी। अल्लाह करे फिर मैं जल्दी से ले लूं इस पॉलिसी चेंज होने से पहले, क्योंकि हमारी पॉलिसियां जो हैं बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती हैं और जब पॉलिसियां बदलती हैं तो फिर आवाम को इसका नुकसान होता है। खैर ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है
है कि बहुत सारे लोगों को इससे मेरी नज़र में रोज़गार के मौके भी मिलेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह से टैक्सेस चलाई जाती हैं या आवाम जो है कोविड के जब कोविड का वो वाला माहौल हमने देखा कि जब सड़कों पे बिल्कुल अंधेरा था, रोज़गार बंद थे, लोग परेशान थे, तो यही वो टैक्सी सर्विस थी जो कि एक खुली हुई थी और लोगों को यहाँ से वहाँ ख़रीदारी में मदद किसी ना किसी तौर पे फराहम कर भी रही थी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं, और जब आपकी ऐसी इंडस्ट्री सस्ती हो जाए तो यकीनन हमारी जो मुआशी पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, और उसकी तब्दीली की वजह फिर आपकी मुआशी पॉलिसीज़ का एक अच्छे ट्रैक पर आ जाना, और ये वो एक चीज़ है जिससे आगे चेंज चलती रहती है, आपकी दरामदाद, बरामदाद, और उसके बाद आवाम को सहूलियत मुहैया करना। और आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है, पीटीआई गवर्नमेंट का हमेशा से स्टांस यही रहा है कि हमने आवाम को सहूलियात देनी है। चलें, हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा हूँ मैं। आप इतने दोनों की बात सुनकर तो मुझे लग रहा है शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा, या फिर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, मैं चाहती हूँ जरा जनाब, आपकी इत्तला के लिए जिस चुनी मुन्नी गाड़ी की आप बात कर रहे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपये कम हुए हैं, तमाम ऊपर तक गाड़ियों पर जाके 4 लाख रुपए तक। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि पिछले 2 साल में वो जो चुन्नी मुन्नी गाड़ी है उस पर 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए? हाँ, देखिए ना, ये इसीलिए तो मैंने इतना घुमा दिया कि ये जो कम हुए हैं, तो ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, क्या ये उम्मीद रख ले? नहीं ले कभी जिंदगी में नहीं ले सकेंगे गाड़ी को। अच्छा, आज भी हाँ, एक सेक्टर ऐसा है ऑटो फाइनेंस, उसमें वो लोग जिनकी अच्छी तनख्वाह है या वो छोटे बिजनेसमैन जो आज क्योंकि शराय सूद जो है वो 11 से 13% तक है, तो वो शायद पॉसिबल है कि वो इससे फ़ायदा उठा लें। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जिस चुन्नी मुन्नी की गाड़ी की ये बात कर रहे हैं, यहाँ से 4 साल 5 साल पहले हमने चुन्नी मुन्नी नाम रखा था। हम दोनों ने मिलकर ही रखा था। तो वो पड़ोस मुल्क में 4 लाख की है, यानी उनका रुपया स्ट्रांग है, तो वो 8 लाख, हमारे यहाँ 16.5 लाख रुपए की है, उस पर भी 90,000 रुपये ब्लैक मार्केटिंग है। मुझे खुशी हुई, कल इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी बातें की। मुझे लग रहा है कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन आजमाए हो कोई आजमाएंगे आप, ये तो नाइंसाफ़ी है। देखें, 40 साल हो गए सुजुकी को, 32-33 साल हो गए टोयोटा होंडा को, आज तक हम उन्हें आजमा ही रहे हैं। आज तक दिया क्या उन्होंने? पीटीआई की हुकूमत आई तो जो गाड़ी, मैं आपको बिल्कुल वो फिगर्स दे रहा हूँ कि आपको हैरानगी होगी, जो फॉर्चूनर 66 लाख की थी, आज वो 96 लाख 96 लाख की है। उस पर कम क्या कर रहे हैं जी? 4 लाख रुपए। 2.5 साल पहले वो 66 लाख की गाड़ी थी भाई, आप कम क्या कर रहे हैं? मतलब, और आप देखें गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम किए हैं। खुदारा बात को समझें, ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आखिरकार हुकूमत पिछले 4 महीने से कह रही है प्राइस कम कराएंगे, प्राइस कम कराएंगे। आपको पता है कि 2019 में यही जून जुलाई के अंदर जो डॉलर था वो 152-53 रुपये का था, आज गुम घुमा के 152, 53, 54, 55 पर है, 170 तक गया। ये जो 17-18 रुपये का फ़ायदा जो पास ऑन आवाम को करना था, उसमें हुकूमत नाकाम रही है इनसे प्राइस कम कराने पे। $1 बढ़ता था, गाड़ी की कीमत बढ़ जाती थी। आज जब डॉलर जो है वो नीचे आया तो उसका बेनिफिट जाना चाहिए था। आखिरकार क्योंकि हुकूमत 4 महीने पहले कह चुकी थी हम प्राइस करेंगे कम, मजबूरन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पुराना जो माफिया है टोयोटा होंडा सुजुकी, उन्होंने नए प्लेयर्स को भी अपने साथ मिला लिया है। अब वो और मजबूत हो गया है। हुकूमत को उन्होंने आखिरकार उनके टखने जो है वो ज़मीन पे लगवा दिए और हुकूमत ने मजबूर होकर एफएडी कम की, हुकूमत ने सेल टैक्स कम किया। तो आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आप दोनों की आवाज़ सुबह का टाइम है ना, हम चाह रहे हैं अच्छी खबरें हैं और हमारा सवाल अगर टैक्स कम किया तो ये अच्छी बात है। नहीं, बात ये है कि इस मुल्क को ये टैक्सेस तो चला रहा है, और कौन चला रहा है? देखें, गाड़ी लेने वाला, ये बात आपकी ठीक है कि हर वो शख्स जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है,
उसका राइट है। देखें, आज गाड़ी लग्जरी नहीं है, आज नेसेसरी है। ऐसा ही है। हमारी पाकिस्तान में असेंबल्ड होने वाली गाड़ी 7-8 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जुल्म हो रहा है। और फिर असेंबल्ड शुदा गाड़ी आप दे रहे हैं। आप CKD, SKD, असेंबली, करोड़ों डॉलर आपका जो है वो मुल्क से बाहर जाता है इनकी खरीदारी में, और सब स्टैंडर्ड गाड़ियां आप ला रहे हैं। क्या आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड है? ज़ीरो। क्या गाड़ी की क्वालिटी? ज़ीरो। कल वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जी हम इन पे पाबंदी डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत के साथ साथ ये बाहर गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगे। आज 40 साल में बताएंगे सुजुकी ने कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट की है, आज टोयोटा होंडा ने कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट की। आप इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट ही नहीं करते। आपसे गाड़ी कौन लेगा? लोग तो ले रहे हैं। तो आपसे इनको, आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आज आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। आप अगर हमें 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इजाज़त दे दें। सर, अगर आपका हर बार ना ये 2 पॉइंट्स लाजमी होते हैं। एक है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ी की इजाज़त, और दूसरा पॉइंट ये कि ये इनकी जो बिग 3 है इनकी मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए और ये स्टैंडर्ड गाड़ी नहीं बना रहे। आई एग्री, ये पॉइंट आप हर बार रेस करते हैं, मैं हर बार एग्री करता हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है, अगर आज भी अगर बैठ के आप तनकीद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर नहीं है सर, तो टैक्स कम होना अच्छी खबर क्यों नहीं है? सर, आपने आमदनी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हो रही है उसमें आपने जो है वो आवाम को पास ऑन किया है। मेरा सवाल ये है कि ये जो कंपनीज बैठी हैं, ये जो मकार बैठे हैं पुराने नए, इनसे आपने पैसे क्यों कम नहीं करवाए हैं? मेरा सवाल ये है। ये भी वैलिड सवाल है। अब सर मुझे ये बताएं, आपने कहा 46,000 कम हुए छोटी गाड़ी में, और ऊपर तक जाके 4 लाख रुपए तक। नहीं, 660 सीसी गाड़ी, कोई 660 सीसी गाड़ी पे 1 लाख रुपए कम नहीं हुए। कुछ अगर आप गाड़ियां देखें उसके अंदर 1,20,000 कम हुए। छोटी गाड़ी पे 1 लाख कम हुआ है सर। फिर आप डिनाई क्यों कर रहे हैं हमारी बात नहीं, को? आपकी गाड़ी को डिनाई नहीं, कि आपकी बात को डिनाई आपने डिनाई की है सर? नो 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 नो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गाड़ी की कीमत कम नहीं हुई, टैक्सेस कम हुए हैं सर। टैक्सेस से कीमत तो कम हुई ना सर? नहीं सर, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा। जो कंपनी के प्राइसेस होते हैं ना, आप अगर उनकी इनवाइस देखेंगे, सेल इनवाइस, वो गाड़ी के प्राइस लिखे होंगे और नीचे सेल टैक्स और FD लिखी होगी। अच्छा। जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है उसको कम किया गया है। अच्छा, अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो हम फिर नहीं कहेंगे गाड़ी महंगी हुई है? नहीं, देखिए हम तब भी नहीं कहेंगे सर। आप बात को समझिए। मैं ये कहता हूँ कि 2019 में जो डॉलर 153 का था, आज फिर 153-54 का है, तो क्यों नहीं कीमत उस पर जाए? क्यों आज हम एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आज जिसके पास पैसा वो ले सकता है, वो भी 30 लाख रुपए क्यों ज्यादा दे रहा है इस 2 साल में? वीगो उसमें 22 लाख रुपए वो क्यों ज्यादा दे रहा है? मेरा तो ये सवाल है आपसे। जो गाड़ी 52 लाख रुपए की थी, आज वो 75 लाख रुपए की है। आप मतलब ये भी तो देखें, जब तक एक सेहतमंद कंपटीशन नहीं देंगे ये बाज नहीं आएंगे सर। लेकिन नए प्लेयर्स आने से कंपटीशन डेवलप हो नहीं रहा। नहीं, नए प्लेयर्स देखें, हमारे मुल्क की क्या ज़रूरत है, इस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं आपके प्रोग्राम में आके। आज हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं। कल वज़ीर मौसूफ ने कहा जी इनकी जो टोटल प्रोडक्शन जो इनकी गाड़ियाँ संभल्ड कर रहे हैं वो 1,64,000 कर रहे हैं। इनकी कैपेसिटी जो है वो 4.25 लाख गाड़ियों की, लेकिन हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं। ये 1.25-2 लाख गाड़ियाँ ये असम्बल करते हैं। TR बैगेज गिफ्ट के तहत 25-30 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं। क्या हुआ? 2 लाख गाड़ियाँ, 8 लाख गाड़ियाँ लोग मजबूर हैं जो ऑलरेडी मुल्क में चल रही हैं 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने पे। यार हम पाकिस्तानी मतलब हमारी कोई लाइफ नहीं है क्या? हम अच्छे स्टैंडर्ड की गाड़ी नहीं चला सकते? हम अच्छा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड हमें नहीं मिलेगा भाई, किससे मिलेगा? मुझे एक पॉइंट बताएं, क्योंकि आपने कहा कि जो गाड़ियों की कीमत की बात करते हैं तो इनको पाबंद बनाना चाहिए कि कीमत ये कम करें। टैक्सेस कम करना एक और मामला है, बट ये कम करें। सर, आपको लगता है कि उन्हीं के लोग बैठे हैं हुकूमत में इसलिए कम नहीं होते? सर, बड़ा जुल्म यह है कि एक इदारा है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा। अब उस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं? या वेंडर बैठा है या असेंबलर, एक बहुत बड़ा असेंबलर ग्रुप है, वो शख्स वहाँ चेयरमैन बैठा है। तो अवाम के मुफाद की बात कौन करेगा? नहीं हो सकती। ठीक है। फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री वो क्या कर रही है? फिर प्रोडक्शन मिनिस्ट्री में खुसरो बख्तियार साहब को, क्योंकि अभी नए नए आए हैं और मुझे कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा कि वो इंशाल्लाह काम करेंगे। फवाद चौधरी ने
जब वो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में थे और एनवायरनमेंट की वजारत में थे, तो उन्होंने कोशिश की कि वो तमाम स्टैंडर्ड जो रोड सेफ्टी को मीट करते हैं दुनिया के, वो लेकर आएँ। उन्होंने कोशिश की, इनसे मीटिंगें भी की, बहुत मारधाड़ हुई। आगे हुआ ये कि वो उन्हें जाना पड़ा वहाँ से और वो सारे मामला रुक गए। आप सोचें ये माफिया कितना स्ट्रांग है, ये हुकूमत वक्त के लोगों को बदल देता है। ठीक है, ये पॉइंट सर आया। अब मुझे बताएं कि जो आपकी डिमांड होती है हर दफ़ा कि 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, सर वो भी जो इजाज़त मिलने के बाद अगर इंपोर्ट होते गाड़ी तो सस्ती वो भी नहीं होती। जनाब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा जो मैं कह रहा हूँ ना हो तो मेरा तमाम टीवी जो है वो मेरी मतलब मुझ पर पाबंदी लगा दें कि आइंदा ये शख्स ना आए किसी टीवी पे। 8 से 10 लाख रुपए में हम 5 साल पुरानी वो गाड़ी जो जापान की डोमेस्टिक गाड़ी है, जो गवर्नमेंट ऑफ जापान और गवर्नमेंट जो उनके जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग जो अपनी आवाम को दुनिया की बेहतरीन तरीन गाड़ी देते हैं, उनकी एक्सपोर्ट वाली गाड़ी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी डोमेस्टिक गाड़ी होती है। हम चली हुई गाड़ी लाते हैं जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इस बात से अंदाजा लगा लें, जिस गाड़ी के अंदर 8 से 10 एयर बैग्स हों, जिसका फ्यूल आप सोच नहीं सकते, उसकी लग्जरियत आप सोच नहीं सकते। आप मतलब उसका इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, आप देखिए मैं आपसे, अच्छा फिर 5 साल पुरानी गाड़ी है कितने की, और ये 8 से 10 लाख में गवर्नमेंट को देखें। मैं टैक्सेस की बात अभी तक नहीं की कि जी हमारे लिए टैक्स कम कर दें, टैक्स ना कम करें, इजाजत दें, डायरेक्ट इंपोर्ट की इजाजत दें और 5 साल की इजाजत दें। अगर हम मैं प्लीज अगर हम 1 साल के अंदर अगर इनको मजबूर ना कर दें कि ये प्राइसेस कम करें, और एक जो नालत हमारे मुंह पर लगी पड़ी है ऑन, जिसे आप ऑन कहते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग लगी पड़ी है, अगर ये ख़त्म ना हो जाए तो हुकूमत जो है वो मुझे हर तरीके के मुझ पर बैंड लगा दे। मैं सिर्फ हुकूमत से अपील ये कर रहा हूँ, हमें कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें। अच्छा, और आप देखें कि ये 5 साल पुरानी गाड़ियाँ कोड़ियों के दाम है जापान में। हम इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट को हम नहीं कहते कि आप टैक्सेस कम करें, आपको जो टैक्सेस देखें इस वक्त अगर जुल्म देखें 101% से लेके 450% हम गाड़ियों पे ड्यूटियां दे रहे हैं TR बैगेज गिफ्ट के तहत। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? अभी जो आपने 48,000 से लेके 4 लाख रुपए तक आपने जो यहाँ रियायत दी है, तो ये समंदर पर पाकिस्तानी को भी देना। बिल्कुल ठीक है। आपका दो बैर क्यों आपके? ठीक, अब मुझे सर बताएं, 2014 की गाड़ी आपने इंपोर्ट कर ली, कितने की पाकिस्तानी को मिलेगी? 8 से 10 लाख रुपए में। ठीक है, अच्छा खासा फर्क हो गया, और वो गाड़ी उस स्टैंडर्ड की होगी जितनी स्टैंडर्ड की हमारी नई गाड़ियों पे उससे बेहतर होगी। सर मैं वज़ीर मौसूफ को बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं कि इनके ऊपर 2000 और 2008 के दौरान ये पाबंदी डाली गई थी कि एक्सपोर्ट करें। इनसे पूछें, वो रिपोर्टें निकालें क्या हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश को 7 अदद गाड़ियाँ गई थी और वो 7 की 7 अदद गाड़ियाँ वापस आई थी। आज तक हम अच्छे लोकल असेंबलर नहीं बने, हम एक्सपोर्टर क्या बनेंगे? और हम फिर भी कहते हैं मैन्युफैक्चरर, हालांकि असेंबलर हैं। ये मैं आप लोगों से कहता हूँ, खुदा के लिए, आप मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चर करता है, जो रुई से ताकत आगे से कपड़ा बनाता हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम सब स्टैंडर्ड की CKD SKD असेंबली, करोड़ों डॉलर आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ रुपीस में बेचते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं आपकी CKD SKD असेंबली वो डॉलर में करते हैं। फिर एक पाबंदी थी इनकी कि जापानीज असेंबलर्स है ना, अगर चलें जी जापानीज मैन्युफैक्चर भी है, तमाम चीज़ें इनकी जापान से आएंगी। 8 से 10 साल 12 साल पहले उन्होंने ये पाबंदी भी ख़त्म करा के चाइना से सब स्टैंडर्ड माल आ रहा है इनका। देखें, मैं भी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी पाकिस्तान गाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप जब तक इनको एक्साइटमेंट कंपटीशन नहीं देंगे ये कभी बाज नहीं आएंगे। वजीर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और वजीर ने मौसूफ ने ये भी कहा है कि इस दफ़ा पॉलिसी में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं। मानी जा रही है, कुछ मानी जा रही है। एक जुमला सर, टाइम बड़ा कम है सर। ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है अब एक शहरी, उससे ये जो आप ब्लैक मनी कहते हैं, ये इसका खात्मा होगा? नहीं होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। पूछे क्यों? इसलिए कि वो जो लोकल असेंबलर का जो ऑथराइज्ड डीलर है, वो चेक और आपका पे ऑर्डर मांगता है कंपनी के नाम पे, कंपनी प्राइस का, और बाकी कैश मांगता है पीछे से। ठीक है। आप कहाँ बैठे हैं?
ठीक है, ये जो दोगली पॉलिसी है ना, Yes. बिल्कुल आप इसके इसलिए खात्मे इसलिए की तो बात आपको यहाँ करते बैठाया था, ये सारे पॉइंट्स पहुंच जाए गम तक। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आपके। पॉइंट्स वैलिड हैं, इसको इसना चाहिए ताकि गाड़ी बाकी सस्ती मिले। बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर आपको देंगे। एक बार फिर हुआ है ये कि पर्चा आउट हो गया है। कराची में पर्चा आउट की हैट्रिक हुई है। 9वीं जमात साइंस ग्रुप का मैथ्स का पेपर शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले आउट हो गया। इस पर बात करेंगे, जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया। जमजम, ये तीसरी बार हो गया पर्चा आउट हो गया? जी बिल्कुल, 9वीं जमात का आज पहला पर्चा था। चूंकि जो कोविड की वजह से जो है इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो है इम्तहानात किए जा रहे हैं। 2 पर्चे मैट्रिक के थे, जबकि 4 पर्चे जो है 9वीं जमात के होंगे। मैं आपको ये बताऊं कि महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसमें दफा 144 लगाई थी, लेकिन ना तो वो नोटिफिकेशन किसी काम आया और ना मैट्रिक बोर्ड के बड़े बड़े दावे दुरुस्त साबित हो सके। मैट्रिक की तरह 9वीं जमात का भी पहला पर्चा था जो कि आधे घंटा वक्त शुरू होने से पहले ही आधा घंटा जो है वो आउट हो गया। इम्तहान शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं पर्चा जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल। और जमजम, हमें याद है वो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जो दावे किए थे कि अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा हो गया। तो ऐसे का क्या किया जाए, ये सवाल वहीं का वहीं बरकरार है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी, अपडेट कर रही थी तमाम तरह मामले से मुताल्लिक। आगे बढ़ते हैं जनाब। जब बात होती है भारत की तो पहले तो हम सोच लेते थे कि शायद कुछ अच्छा कर ही ले, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा हमें उसकी हकीकत सामने आती हुई नजर आई। हकीकत आया हो गई, खुल गई। पहले हुर्रियत क़यादत को मेज़ पर बिठाने का ड्रामा रचाया, फिर इल्ज़ामात का जाल बुना और अब मोदी सरकार के काबिज़ भारतीय फ़ौजियों ने जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ज़िला कपवाड़ा के इलाके हिंदवाड़ा में मुहासरे और नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। IG पुलिस कश्मीर के मुताबिक शहदा में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर मिराजुद्दीन उर्फ उबैद शामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा ने। मिशाल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मोदी सरकार की जब भी बात होती है तो अब एक ही चीज़ जहन में आती है, नया प्रोपेगेंडा है, नया झूठ है, नया जाल है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हुर्रियत क़यादत से बातचीत का ड्रामा कर रहे हैं और दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज ही कश्मीरियों की जानें ले रही है। ये दोगलापन क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हुर्रियत रहनुमा है उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा मोदी। ये सरासर झूठा प्रोपेगेंडा है। ये अपने ही पपेट्स को जो कश्मीर में इन्होंने अपने रखे हुए हैं उन्हीं को इन्होंने बुलाया है, जो उनके थ्रू इन्होंने अपनी हिंदुस्तान की आर्मी को बढ़ाया, वहाँ पे काले कवानीन बनाए। तो ये कश्मीरी पपेट्स हैं, जो इंडियन पपेट्स जो वहाँ पे गए हैं, मोदी सरकार को मिले हैं और जो इन्होंने एक थिएटर वहाँ पे किया है, क्योंकि उससे उनको कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर है दुनिया की तरफ से मोदी के ऊपर। DDC के इलेक्शंस हुए हैं। अब अगला जो स्टेप फर्दर है, ये रीमैपिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान डीलिमिटेशन के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की सीट्स क्रिएट की जाएं। तो इसलिए वो जो कुछ कर रहा है, चाहे उसके लिए वो ये ढोंग रचाया है कि कश्मीरियों को बुलाए, ये तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ही नहीं। कश्मीरी हुर्रियत की आदत तो जेलों के अंदर नज़रबंद है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और उनको मारने की कोशिश की जा रही है। अशरफ सहराई साहब को तो इन्होंने शहीद कर दिया जहर दे के जेल के अंदर। और उसके अलावा ग्राउंड पे आप देख लें क्या हाल है, रोज़ शहादतें हो रही हैं कश्मीरियों की। और इसलिए ये जो कुछ भी ये इनका डायलॉग है, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड। इट इज़ जस्ट अ थिएटर एंड अ ड्रामा वंस अगेन। अच्छा, आपने इस वक्त जो वहाँ सिचुएशन है उसका कुछ अहाता तो किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि हुर्रियत क़यादत से भी आपका राब्ता है और उस सूरत हाल से मुताल्लिक वो क्या बता रहे हैं, और इसके साथ साथ यासीन मलिक साहब की सेहत से मुताल्लिक कुछ मालूम हुआ आपको, कुछ अपडेट्स हासिल हुई? देखिए, वहाँ पे हालात बहुत खौफनाक हैं। वहाँ पे इस वक्त भी आप देख लें कि कोई इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे टेलीफोन लाइंस भी बंद हैं, तो रब्ता कैसे होगा वहाँ पे। और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी क़यादत है वो तो जेलों के अंदर बंद है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है।
और मेरे अपने हस्बैंड यासीन साहब के साथ भी 2.5 ईयर्स से हिंदुस्तान की सरकार ने इजाज़त नहीं दी कि हम उनसे बात कर लें, हालांकि हिंदुस्तान ख़ुद सिग्नेटरी है ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। तो ये तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं। मगर अभी भी जो हाल ही में जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, कोविड इतना फैला हुआ है तिहाड़ जेल के अंदर और भी जेलों के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में हमारी यूथ को भी नज़रबंद किया हुआ है। तो मेरा राब्ता तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और ये और भी मेरे लिए एक एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ वाइफ, और बहुत ही परेशानी की बात है जो उनकी रिसेंट पिक्चर भी उनकी आई है, जो एक उनकी जिसके अंदर उनके सिर के बाल भी उतर गए हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो गई है, उनकी दाढ़ी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और उनके ऊपर शदीद फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वो मुंह बोलती एक सबूत है वो तस्वीर जो उनकी इस वक्त रिसेंटली जो आई है, वायरल हुई है। बिल्कुल मिशाल साहबा, जिस हुर्रियत क़यादत की बात करें, पाकिस्तान और पाकिस्तानी हमेशा उनके साथ खड़े हैं। दुनिया भर में हर जगह जब भी कश्मीरियों की बात होती है या कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म समेत हर शख्स कश्मीर की आज़ादी की बात करता हमें नज़र आता है। हम इजहार यकजहती तो कर रहे हैं, इसके लिए हम भरपूर काम भी कर रहे हैं, अमली तौर पर भी और ज़ुबानी कलामी तौर पर भी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दुनिया भर में ये जो पूरा हफ़्ता है, ये हफ़्ता शहदाए कश्मीर के नाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि आपके फैमिली मेंबर वहाँ पर मौजूद है, और ये बड़ी तकलीफ दह बात होती है। और ये जो शहदाए हफ्ता मनाया जा रहा है, मैं चाह रही हूँ इस हवाले से भी आप अपने कुछ जज्बात शेयर कर सकें। वहाँ पे ऑन ग्राउंड जितना जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर और कितनी दिहाइयों से हो रहा है, वहाँ पे हर साल, हर दिन, हर लम्हा जो है उसके अंदर किसी शहीद की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, कोई मैसेकर है, कोई अट्रॉसिटीज़ हैं। और 8 जुलाई का भी वाक़या सारी दुनिया को पता है, जो एक यंग लड़के को हिंदुस्तान की सरकार ने जिस बेरहमी से कत्ल किया, वो शहीद हुआ। वो लड़का जवान गोल्ड मेडलिस्ट लड़का था, बुरहान वानी शहीद। और फिर उसके बाद जो 13 जुलाई का जो वाक़या है कि जिस तरीके से डोगरा की फोर्सेस ने कत्लेआम किया, पार्टीशन से पहले का हुआ क्या है, तो बहुत पुरानी स्ट्रगल है कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत की, जुल्म के ख़िलाफ़ मुकाबला करने की। और आंख नम हो जाती है जब भी कोई अगला दिन आता है कि उस सफ़े के ऊपर कोई और शहादत का वाक़या है, वो उसके बारे में बात करनी है, या उस जुल्म को, उस कुर्बानी को याद करना है। मगर यही कुर्बानियाँ हैं जो शहीदों का जो खून बहा है इतनी दिहाइयों से, तो वही उसी ने ज़िंदगी भी दी है हमारी तहरीक को, कि हम शहीदों की इंशाअल्लाह ताला जो कुर्बानियाँ और आएगा भी नहीं जाएंगी। और इन्होंने ही हम लोगों के अंदर वो एनर्जी दी है कि हम दुश्मन का निहत्ते मुकाबला करें। मिशाल साहब, आखिर में चंद जुमले सिर्फ बुरहान वानी के नाम। देखिए, वो एक यंग लड़का था, गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही बहादुर। 2010 के अंदर जो रेजिस्टेंस हुई थी अमरनाथ यात्रा के ख़िलाफ़, जब आवाम कश्मीर की सड़कों पे निकली थी, मकबूजा जम्मू कश्मीर की, मैं भी वहाँ पे थी, तो बहुत यंग टीनेजर्स भी निकले थे। मगर उनके ऊपर जो 3rd डिग्री टॉर्चर किया हिंदुस्तान की सरकार ने, और कोई पॉलिटिकल स्पेस जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म कर दी कश्मीरी कौम के लिए, यूथ के लिए। तो फिर ये जो हमारा यूथ था, जो इतना लायक था, इतने गोल्ड मेडलिस्ट थे, PhD स्कॉलर्स थे, तो उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिला कि उन्होंने कहा हम लोग बंदूक का रास्ता अपनाएंगे। मगर बुरहान वानी ने किसी को नहीं मारा, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को उसने यूज़ किया। वो इस दौर का एक टेक सेवी यंग वॉइस यूथ की एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, और उसने उसके थ्रू ये पैगाम दिया दुनिया को कि हम चैलेंज करते हैं हिंदुस्तान की सरकार को, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि अगर उसने आर्टिकल 370 35A को हटाया और यहाँ पे हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की यहाँ पे नकल मकानी की या उनको सेटल किया यहाँ पे, और कश्मीर को एक माइनॉरिटी में तब्दील किया, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लॉ है जी। जिनीवा कन्वेंशन 4 की हिंदुस्तान वायलेशन कर रहा है, और उस वक्त भी इसका प्लान तेज़ी से चल रहा था जिस साल के अंदर इस लड़के की शहादत हुई। तो अजीम शहादतें हैं, हम कभी भी नहीं भूल सकते। खून से लिखी ये तहरीक है। 13 जुलाई का भी वाक़या रेजिस्टेंस के लिए एक और दिन हमें मिला, एक और फोर्स, एक और विगर, एक और इमॉर्टल कर दिया है इन्होंने हमारी तहरीक को, इन कुर्बानियों ने। अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को रंग लाएगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक बेशक। बहुत शाल साहिबा साथ मौजूद थी, यहाँ पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।
अखकुले पख्तूनख्वा, खूबसूरत पख्तूनख्वा, मेस्मराइजिंग केपी। जब बात हो रही है केपी की और इसकी सैर के दौरान पिछले कई दिनों से हम मुख्तलिफ मकामात आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना कितना आसान है, कितना खूबसूरत ये रास्ता होता है। यानी बात मंजिल की तो होती है, रास्ते की नहीं होती। तो आज मंजिल नहीं, रास्ता, ये है हमारा सेगमेंट। केपी जाते वक्त अक्सर मुनफरद टनल्स हम देखते हैं जो फ़न तामीर का शाहकार हैं। पहाड़ी इलाका, इसमें वाक़ई लवारी टनल चित्रालियों के लिए हमेशा से एक सुहाना ख्वाब रहा है। 10.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल है ये। तकरीबन 26 अरब रुपए लागत आई इसमें। हम जब उस टनल से गुजरे तो बड़ा वहाँ पर मज़े का माहौल लगा। ठंड बहुत ज़्यादा थी। टनल से पहले और टनल के बाद रास्ता है कितना प्यारा, इस पर कितना काम के केपी गवर्नमेंट ने, आपको दिखाते हैं। मंजिल पर ध्यान देते हैं हम, सफर को नजरअंदाज कर देते हैं हम। आज हमने सोचा कि मंजिल की बात करने से पहले दिखाएंगे आपको सफर भी कहाँ का, पेशावर से चित्राल तक का सफर। कोई आ रहा है अगर सिंध से, कोई आ रहा है पंजाब से, तो कर्नल शेर खान से सवात जाने के लिए ये है रास्ता। लेकिन इसके बाद ये रास्ता कितना कठिन हो जाता है, पहुंचना कहाँ पर आसान, कहाँ पर मुश्किल हो जाता है। ये रास्ता कितना खूबसूरत है और मंजिल से भी ज़्यादा ये प्यारा रास्ता दिखाएंगे आपको। इस वक्त हम काटलंग में मौजूद हैं और यहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो बताते हैं कि रास्ता कितना कितना दूर है जहाँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। यूँ तो बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप और हम जाना चाहते हैं, लेकिन वक्त है थोड़ा सा, हर जगह जा नहीं पाएंगे। आज लेकर चलते हैं आपको चित्राल, कैलाश वैली। स्टे विद मी। पेशावर से हमारे सफर का आगाज हुआ था। सवात एक्सप्रेस वे पर हैं हम। जो सफर पहले 5 घंटे का था वो सफर अब हो गया है 2-2.5 घंटे का। हम पहुंच चुके हैं इस सवात मोटरवे टनल 3 पर, क्योंकि 2-3 टनल्स हैं छोटी छोटी, और इन टनल से हुआ ये है कि 1 किलोमीटर से भी कम लेंथ की टनल से कई किलोमीटर का फासला सिमट गया है। 5 घंटे का सफर अब 2 घंटे पर हो रहा है। सफर खूबसूरत भी है और आसान भी। आइए, अभी सफर बाकी है। हम अब थोड़ी देर के यहाँ पर रुक गए हैं। इस आबशार ने हमारे कदम रोक दिए हैं। कुछ ही दूर है लवारी टनल, लेकिन यहाँ पे इस आबशार को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा ठंडा, बड़ा साफ पानी आ रहा है और दरिया की जानिब जा रहा है। दरिया किनारे रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के खाना खाएंगे, फिर लेकर चलेंगे आपको आगे। रास्ता बहुत खूबसूरत है, कहा था मैंने, रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब रास्ते की बात हो रही है तो यहाँ पर हम आकर रुक चुके हैं दीर अपर, और यहाँ पर थोड़ी सी लग गई हमें भूख, तो हमने सोचा कि खाते हैं। और खाने के लिए जहाँ पर रुके हैं बड़ी मज़े की जगह है। आप जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हमारी टीम बैठी है, अब इंतज़ार करिए खाने का। और इतनी प्यारी जगह, एक तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, एक तरफ पानी, दरिया नहीं है लेकिन बड़े मज़े का जनाब आबशार से जो पानी गिर रहा है वो जा रहा है एक और जानिब, लेकिन उसका शोर हमें पुकार रहा है कि चलते हैं ज़रा नीचे आपको लेकर, कि कितना खूबसूरत ये हिस्सा है। मुख्तलिफ जगह पर बैठकर खाने के लिए जो इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है कि लकड़ी उसको सपोर्ट किया गया उन पत्थरों के ऊपर, और जिस तरह हम 2 दरिया पर देखते हैं कुछ वैसा ही माहौल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस वक्त इन्वेस्टमेंट इस तरीके की हो कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने का निज़ाम बहुत अच्छा हो, उनके लिए बैठने का निज़ाम बहुत अच्छा हो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने का इंतज़ाम बहुत मुनासिब हो, तो फिर टूरिस्ट भी बड़े आराम से आते हैं। और आगे चलते हैं ज़रा नीचे और आपको दिखाते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दीर अपर इज़। यहाँ से उतरते हैं हम सीढ़ियाँ। अच्छा, जब हम दीर अपर की बात करते हैं तो यहाँ पर अखरोट बहुत मशहूर है, दंदासा मशहूर है, यहाँ की टोपियाँ मशहूर हैं, और यहाँ के चाकू बहुत फेमस हैं। कहा यह जाता है चाकुओं से मुताल्लिक के पुराने ज़माने में, पहले वक्तों में जो यहाँ के बादशाह होते थे वो जब हथियार बनाते थे, या तो हथियार से बच जाने वाला लोहा उससे चाकू बनता था, या उसको पिघला कर। तो उतरना कहाँ से है? उतरना वहाँ से है। तो आइए मेरे साथ इस तरफ से उतरते हैं। चलें जी, उतरते हैं यहाँ से और आपको लेकर चलते हैं नीचे।
आ चुके हैं हम नीचे और ज़बरदस्त जी, बड़ा ही खूबसूरत ये स्पॉट मैं कहूँगा। फाइनली वी आर हियर। क्या ज़बरदस्त पानी है, लग रहा है कि बड़ा ठंडा होगा। वाकई बहुत ठंडा पानी है, ठंडा है और साफ है। और अब कुछ देर यहाँ बैठते हैं, इसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे जो लवारी टनल है। अब वो 24 आवर्स ओपन रहती है। लवारी टनल तवील एक सुरंग है और उसकी वजह से कनेक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से सफ़र आसान हुआ है। तो उसके बाद हम दाखिल हो जाएंगे चित्राल में। ये हमारा लास्ट स्टॉप ओवर है दीर अपर का। लेकर चलेंगे आपको आगे, लेकिन कुछ देर बाद कुछ देर यहाँ बैठते हैं। ठंडा ठंडा पानी, चश्मे जो हैं वो आ रहे हैं और उसकी वजह से ये पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। बड़ा साफ शफाफ पानी, शहरों से गुजरेगा तो गंदा हो जाएगा। दीर अपर की इन खूबसूरत वादियों में खोसा गया हूँ मैं। जा रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं कैलाश की जानिब, लेकिन सफ़र कितना खूबसूरत है। इन वादियों में बिल्कुल खो से गई है टीम नया दिन। इससे प्यारी जगह शायद कोई नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान का चप्पा चप्पा खूबसूरत है। पाकिस्तान खूबसूरत, मेरा केपी खूबसूरत, मेरा केपी इतना प्यारा कि केपी ने कदम रोक लिए हैं। हमारे आए थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन लगता है ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर। और आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ स्पॉट्स जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो हैं, लेकिन अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो काम किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर आना, रहना, रुकना, एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान हो रहा है। सहूलत आ रही है, टूरिज़्म प्रमोट हो रही है। तो पाकिस्तान को कहा रहा है, आपको जो कैमरे के उस पार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान को कहा रहा है इंटरनेशनल टूरिस्ट को कि आओ एक्सप्लोर करो। लवारी टनल लास्ट स्पॉट है ये दीर अपर का। इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे चित्राल लोअर में। इस टनल की वजह से कितनी सहूलत हुई है। पहले 48 टर्न्स थे, 35 किलोमीटर का वो रास्ता था, और उस 35 किलोमीटर के रास्ते को पूरा करने के लिए नॉर्मली 2.5 घंटे, सर्दी हो, बर्फ हो तो 6-8 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अब इस टनल की वजह से ये फासला सिमट गया है। बड़ा खूबसूरत सा ये रास्ता, और अभी हम लेकर चलेंगे आपको आगे। और इस टनल से मुतालिक आप ये भी बताएं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेड लाइट्स और ब्लू लाइट्स और फिर रेड लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो कभी कभी ये करते हैं रश ज़्यादा हो, एक वक्त यहाँ से खोली जाती है कि गाड़ियाँ यहाँ से गुजर जाती हैं और उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पर। मौसम भी बहुत खूबसूरत है, और इस वक्त जो लवारी टॉप है वहाँ पर बर्फ़ है। गर्मी का मौसम है लेकिन वहाँ पर बर्फ़ है। सर्दी के मौसम में जो बर्फ़ होती है तो गुजरना खासा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ हमारा सफ़र रह चुका है 70-80 किलोमीटर का, और पहुँचेंगे हम कैलाश। अब यहाँ से आगे का सफ़र है कैसा, आइए मेरे साथ। ज़बरदस्त। तो बाकी जो सफ़र है वो हम आपको कल दिखाएंगे, यानी कल हम आपको इसकी सैर कराएंगे। अभी हम ज़रा एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो मंडी गुरु बहुत सारी खबरें मंडी से मुतालिक आपके लिए लेकर आए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मंडी में कुछ मवेशी बहुत भारी भरकम हमें नजर आते हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही खरीद कर घर लाया जाता है तो वो छोटे या फिर कमज़ोर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है कि मवेशी घर आने के बाद चारा नहीं खाते और थोड़े भुजे भुजे से रहते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे मंडी गुरु अब्दुल्ला जावेद। घर पे जानवर लाते ही सबसे पहले टेंशन ये होती है कि जानवर को खिलाना क्या है, कुट्टी, खल या फिर भूसी। सबका मिक्सचर तो हम बना देते हैं, लेकिन फिर भी जानवर आपका खा नहीं रहा होता। इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, हम आज अपने सेगमेंट में आपको ये बताएंगे।
सही वक्त पे हम पहुंच चुके हैं, जानवरों को चारा डल चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मास परवेज इकबाल साहब। उनसे पूछते हैं कि जानवर को मोटा करने के लिए क्या खिलाना है। मास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि इस वक्त आप जो अपने जानवरों को दाना डाल रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? अब्दुल्ला भाई, इसमें भूसा है, चोकर है, अट्टी है, छिलका है और करा है, खल है। जो हम घर पे ज़्यादातर यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग घर पे कुट्टी, जो हरा घास होता है कटा हुआ, भूसा और भूसी, उस चारे में और इस चारे में क्या फ़र्क है? दरअसल उस चारे में और इस चारे में फ़र्क ये है कि ये जो है ये एक वंडा है हमारा। क्या चारे को भी वंडा कहा जाता है? हाँ, ये वंडा कहते हैं। फीड एक अलग चीज़ है, वंडा एक अलग चीज़ है। ये ऑर्गेनिक वंडा है। ये इसमें आप देखो छिलका है, दलिया है गंदम का, अट्टी है, चोकर है। जानवरों को कितने वक्त खाना खिलाना चाहिए? 2 टाइम वंडा देते हैं, एक सुबह के टाइम और एक शाम के वक्त। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि चारे को जानवर के सामने पड़ा रहने देते हैं। ये क्या, इसमें क्या वो है? इससे जानवर देख देख के आपके सामने, अगर मैं खाने की प्लेट 24 घंटे रख दूं तो आप देख देख के आपका पेट भर जाएगा। इसलिए इनको उसका कदर होने के लिए एक टाइम टू टाइम देना चाहिए चारा। अब जब खा ले, अब ये वंडा साफ कर लेगा तो हम इसको नहीं डालेंगे, इसको बिल्कुल खाली कर देंगे। सही, यानी 2 वक्त ही जानवर को खिलाया जाए और वो जितना खाए उसको खिलाए। बस जितना खाता है वो खाए, 2 वक्त में खाए जितना खाना है। ड्राई वाटर कब पिलाया जाए जानवर को? ड्राई वाटर तो आप देखें हाजमे के लिए, ताकि ये इनका हाजमा डिस्टर्ब ना हो और ये अपनी खुराक अच्छे से उठा सके। सही, चले ये तो बात हो गई चारे की। अब मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जानवर को 1 वक्त पानी पिलाना चाहिए, 2 वक्त पानी पिलाना चाहिए। देखें अब्दुल्ला भाई, पानी तो जितना इंसान के लिए मुफीद है उतना जानवर के लिए भी है। एनी टाइम इसको पानी की जब दिल चाहे इसको पानी पिलाएं। जितना ये पानी सुकून से पिएगा उतना ये वंडा अच्छे से उठाएगा। दाने के बाद ना दें, क्योंकि इसमें कितनी देर बाद तक ना दें? तकरीबन घंटे 1.5 के बाद दें अगर देना है तो। खल की क्या खासियत है जानवर के लिए? खल खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? खल खिलाना चाहिए जिस तरह, लेकिन खल फिर वो सरसों का खल हो, साफ़ सुथरा हो, वो दें आप जानवर को। वरना उससे ये होता है कि ख़राब खल डाल दें तो फिर वो पूरा चारा भी ख़राब करता है और उसकी जो महक होती है वो पूरी आपकी जो खोर है उसको ख़राब कर देते हैं। फिर वो काफ़ी टाइम तक रह जाती है वो महक। अच्छा, हम जब आपके यहाँ स्टॉल पे आए तो हमने देखा जानवरों को मिर्चें खिलाई थी, वो किस लिए होता है? वो भी हाजमे के लिए होता है। जितना ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अब मिर्चें हो गई, चटनी हो गई, एक हरी चटनी होती है, वो भी इसके लिए हाजमे के लिए होती है। इनकी डिवॉर्मिंग भी होती है बाकायदा। ये डिवॉर्मिंग क्या प्रोसेस होता है? डिवॉर्मिंग की एक मेडिसिन है, वो पिला देते हैं हम तो बस। देखिए, ये तो आप लोग पिला रहे हैं, अगर मैं जानवर लेके जाऊंगा तो क्या मुझे भी पिलाना चाहिए? नहीं, देखिए अभी हमारे सारे वैक्सीनेटेड हैं ये जानवर जितने आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। इनकी डिवॉर्म भी हुए हुआ है और इनकी तमाम वैक्सीनेशन हुई हुई है, जिसमें मुँह खोर, गलगोट हो गया और जो दीगर बीमारियाँ, उससे ये पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, ये है इन जानवरों का वंडा, ऑर्गेनिक वंडा है ये। अच्छा, इसकी बात करें अगर तो ये है, इसमें चना छिलका और ये रहा दलिया। ये दलिया है हमारे पास। ये है पिसा हुआ काला चना और इसके अंदर मौजूद है मकई के दाने। ये इन जानवरों का वंडा है। इसको ये लोग गीला करके खिलाते हैं। गीला करके ये जानवर को भूसे के अंदर मिलाकर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जानवर के लिए भूख आवर भी होता है और मुफीद भी होता है। तो भाई, आपको अगर अपने जानवर को मोटा करना है तो आपने अपने जानवर को ये वंडा खिलाना है। आगे बढ़ेंगे कि तशवीशनाक मामला रिपोर्ट हुआ, उसकी बात करते हैं। इस्लामाबाद में एक लड़की और लड़का, इन पर तशद्दुद किया गया, इनको ब्लैकमेल किया गया। वीडियो वायरल हुई। वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद जो बाअसर गुंडा था उस्मान मिर्जा, इसका पूरा का पूरा ग्रुप धर लिया गया।
नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट करेंगे, फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। लड़की और लड़के को ब्लैकमेल करने वाले गुंडों की वीडियोस वायरल होने के बाद वफाकी पुलिस का फौरी एक्शन। वाकये की FIR दर्ज। बदमाश गैंग के सरगना उस्मान मिर्जा समेत 4 मुल्जमान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा और इसके साथियों ने इस्लामाबाद के सेक्टर E में फ्लैट में लड़की और लड़के पर तशद्दुद किया था। गुंडों ने असले के जोर पर जबरदस्ती लड़की की बरहना वीडियो बनाई। इस दौरान लड़के और लड़की पर तशद्दुद भी किया गया। थाना गोरडा पुलिस ने सरगना उस्मान को साथियों ताउर रहमान, फरहान और मदारस भट्ट समेत धर लिया। ये वकूआ हुआ तकरीबन 8 से 10 महीने पहले का, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन इसलिए बाकी है क्योंकि कंप्लेनेंट से हमारा राब्ता नहीं जुड़ा। जो ही विक्टिम से हमारा राब्ता होगा, साथ ही इसकी जो है ना डिटेल्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि ये तो वन साइड ऑफ द वर्जन है। पुलिस ने मुल्जमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश करके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। इंतहाई संगीन मामला, इंतहाई सेंसिटिव मामला, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है SP ऑपरेशंस इस्लामाबाद फरहद कासमी, माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ और समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। तीनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। तीनों को मेरा सलाम। सबसे पहले फरहद कासमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे डिटेल्स में इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि जब ये मामला रिपोर्ट हुआ तो मुख्तलिफ हल्के जो हैं मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि शायद ये शख्स ड्रंक था, जो जिस जगह पर ये लोग मौजूद थे ये इसका अपना अपार्टमेंट था, इसने रेंट आउट किया हुआ था। आपने जब तहकीकात का आगाज़ किया, इसको गिरफ्तार किया, पूछताछ की, तो इसका अपना मौक़िफ़ क्या था? फरहद कासमी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा उनसे हम कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर मोइज़ और मारवी साथ मौजूद। डॉक्टर मोइज़, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। ये एक ऐसा वाक़या जिसने सबको हिला कर रख दिया है। ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, तो मोइज़ साहब मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जब आप इस हद तक गिर जाते हैं, जब आप बिल्कुल कहना चाहिए कि भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हैं, वो दूसरा भी इंसान है, आप इंसानियत इस तरह से कत्ल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक चीज याद रखें, जब माशरे में बदमाश, गुंडे, रिश्वतखोर, जानी, इनको आप इज्जत देंगे या इनसे डरेंगे या इनको आप लीडर समझेंगे या इनको आप ताकतवर समझेंगे, तो फिर इंसानियत खत्म हो जाती है। इंसान का अपना जो ईगो होता है, जिसको हम अनाक परस्ती कह लें या तकब्बुर कह लें, वो इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके बाद इंसान सही और गलत में तमीज नहीं कर सकता। अजीब और गरीब बात यह है कि जिन पे खुदा की लानत है उनको हमने हीरो और अपना रोल मॉडल बनाया है। आज माशरे में देखें हम किसके पीछे जाते हैं, किसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, किस जैसे बनना चाहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो माशरे के अंदर नासूर है और हमने उनको एक अजीब सा मकाम दे दिया। हम बड़े इम्प्रेस होते हैं उनसे, दौलत देखकर, ताकत देखकर, इक़्तिदार देखकर। तो ये जो इंसान की फितरत के अंदर है कि जब उसे ताकत मिल जाती है तो उसके बाद वो फिरौन बन जाता है। जो फिरौन का कॉन्सेप्ट कुरान में दिया गया है, बेसिकली इसके पीछे एक नफ्सियात ही है कि इंसान के पास या तो दौलत हो या इक़्तिदार हो या हुस्न हो या ताकत हो, उसके बाद उसके अंदर उसका ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कोई भी जुल्म कर सकता है और उसे वो जायज समझता है। इस शख्स ने जो कुछ भी किया, शुक्र खुदा का के पकड़ा गया, या आगे अल्लाह जाने क्या होता है इसके साथ, ये छूट जाता है जमानत पे या नहीं, मगर ये वो चीज है जो लम्हे फिक्रिया है माशरे के अंदर के हमें उन लोगों की तायीद करनी है, उन लोगों के पीछे चलना है, उनको सराहना है, उनको पसंद करना है जो इंसानियत के मयार पे पूरे उतरे। ये इंसानियत के मयार पे नहीं है, तो जानवर है, हैवान है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मेरे ख्याल से कि जानवर या हैवान जैसा लफ्ज़ इस तरह की शख्स के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि जो हरकत उसने की है और जो वीडियोस जैसे से हम देख रहे हैं कि आ रही है सोशल मीडिया पर, शायद उसके दिमाग में ये नहीं रहा या उसने ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि एक लड़की जो कि इतनी अजियत से गुजरी है, दिमागी तौर पर उस पर क्या असर पड़ेगा। मारवी, आपकी जानिब में आती हूँ। जब हम समाज की बात करते हैं तो हम तो एक ऐसे समाज को देखते आए हैं जहाँ पर इंसान को दूसरा इंसान इज्जत दे, जहाँ पर इंसानियत की इज्जत हो, लेकिन जिस समाज में इंसानियत की तजलील हो और ये फ़र्क ना रखा जाए कि आपके सामने औरत खड़ी है, लड़की खड़ी है, खातून खड़ी है और आप सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हो, तो ऐसे समाज में फिर इंसान किस तरह से महफूज है? अब हम देख रहे हैं कि इस तरह का दौर आता जा रहा है
कि हम अपने बच्चों को, हम अपने माशरे को बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बनाते जा रहे हैं। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, अपनी नौकरी के लिए सोच रहा है, अपने सर्वाइवर के लिए सोच रहा है। जो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, ये एक फ्लैट के अंदर हुआ है। आप ये सोचें, क्या उस फ्लैट्स में, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि ये किसका फ्लैट है, यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, यहाँ किस तरह के लोग रह रहे हैं? आपको अगर याद होगा कि पहले ज़माने में जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं, हमें पता चलता है कि घुल मिलकर लोग रहते थे। उनको पता होता था कि कौन कहाँ कौन रह रहा है, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें कितनी सेंसिबल, एजुकेटेड और अच्छे ख़ानदानी लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है कि कौन से गुंडे, लुटेरे कौन से घरों में रह रहे हैं, कौन से घरों में घुस जाते हैं, अंदर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस वाक़ये में हम देख रहे हैं कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को हुए हुए। किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, कोई पुलिस तक नहीं पहुंचा। ये वीडियो वायरल हुई तब मीडिया, सोशल मीडिया को पता चला, उसके बाद लोगों को पता चला, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। तो इस तरह के वाक़यात जो कि बच्चियों के साथ हो रहे हैं, तशद्दुद के और उनके साथ रेप के, उनके साथ इस तरह बरहना करके उनको वीडियोस बनाना, उनकी ब्लैकमेलिंग होना, हमारे सामने ये वाक़या आया है। पता नहीं कितने ये वाक़यात बिल्कुल मारवी, कितने ही ऐसे वाक़यात होते हैं। बिल्कुल आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। हो जाती हैं। नॉट इन द फ्लैट्स ओनली, हमारे पास वाक़यात आए हैं बच्चियों के साथ गाड़ियों के अंदर। ट्रू ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं। ठीक है, हमारे भी साथ रहेगा फरहद काज़मी साहब, हमारे भी फरहद काज़मी साहब ने भी ज्वाइन किया एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद में। फरहद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, थोड़ा शेयर कीजिएगा अब तक तहकीकात में क्या सामने आया है इस शख्स से मुताल्लिक, उसके गिरोह से मुताल्लिक, और क्या ये सिर्फ एक ही वाक़या था या कुछ और वाक़यात में भी मुलव्वस पाया गया ये शख्स? जी, अभी तक तो यही पता चला है कि ये एक ही वाक़या सामने आया है, लेकिन तहकीकात हमने शुरू कर दी हैं और इसके जो 3 इसके साथी हैं वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी जो 5 लोग हैं उनकी अरेस्ट के लिए हमारी टीमें छापे मार रही हैं और इंशाल्लाह वो चंद दिनों में वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। सर, क्या ऐसा टेस्ट करवाया गया जिससे मालूम हो सके कि क्या ये होश में था शख्स? चूंकि आपको पता है कि ये वाली एविडेंस अब ज़ाया हो चुकी है कि बहुत पुराना ये वाक़या है और लेकिन बाकी जितने भी शवाहिद हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। ये वाक़या कब का है सर, ये मालूम हो चुका है? ये बकौल मुल्ज़िम के ये सर्दियों का वाक़या है, इसलिए यानी या दिसंबर का है या जनवरी का है। और जब मुल्ज़िम से इन्वेस्टिगेशन हुई है सर, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह बात कर रहा है, या अभी भी वो उस गुरूर में, तकब्बुर में है? वो बहुत शर्मिंदा है और चूंकि अब उसकी भी बैशिंग हो रही है। वो ये फैमिली मैन है, इसके घर भी इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, इसके पेरेंट्स हैं और मैं तो खुद ये हैरान हूँ, बच्चों का बाप हूँ कि ये लोग किस तरह से जब जिंदगी करते हैं तो उस वक्त इनको ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारे घर में भी हमारी माँ, हमारी बहन, जब उनको पता चलेगा तो हमारा क्या हाल होगा। और सर, एक और चीज़, ये जो लड़का और लड़की थे, इनका अगर कोई मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई हो या इनसे रब्ता करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि यकीनन इनकी स्टेटमेंट भी बड़ी ज़रूरी है। अभी हम उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल वो नहीं जाहिर नहीं कर सकते, पहले ही उनके जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं वीडियो वायरल होने की वजह से। लेकिन ये है कि हम राब्ते में हैं और उनकी जो हिफाजत का भी पूरा हम बंदोबस्त कर रहे हैं। सर, वो जो लड़की है और वो लड़का है, वो क्या चाह रहे हैं? उन्होंने आपसे बात की इससे मुताल्लिक कि वो कड़ी से कड़ी सज़ा इस शख्स को दिलवाना चाहते हैं, और उसकी फैमिली वो क्या मौक़िफ़ रखती है, वो क्या चाह रहे हैं? अभी वो सामने नहीं आना चाह रहे। अच्छा, फिल वक्त वो सामने नहीं आना चाह रहे। आपसे बात तो कर रहे हैं ना, वो चाह तो रहे हैं ना कि सजा हो? जी, आप यकीनन बिल्कुल वो चाह रहे हैं, लेकिन यकीनन आपको पता है हमारी जो माशरती जो चीजें हैं उसमें कितना मुश्किल हो जाता है एक फैमिली के लिए सामने आना और फिर इन चीजों के ऊपर सामने आके मौक़िफ़ इख्तियार करना। सर, क्या ऐसी कोई बात भी की गई है उनकी तरफ से? कैसे मामला सामने आए कि उनको मालूम था पहले से कि वीडियो बनी हुई है, उन्हें मालूम था ये कि इस तरह वीडियो वायरल हो सकते, मालूम था इस वीडियो से मुतालिक कोई ब्लैकमेल किया जा रहा था उस लड़की को या उस लड़के को? अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, जो नहीं आई तो हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो वायरल जिस शख्स ने की उससे मुतालिक बता सकते हैं?
अभी उन अकाउंट्स की डिटेल्स हमने FIA को दी हैं जहां से ये वीडियो वायरल हुई है। तो मगर अब चूंकि सब्सटेंस सामने आ चुका है तो वो चीज इतनी उसकी इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो मुल्ज़िमान हैं वो भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि ये वीडियो असली है। सर लेकिन वो तस्लीम कर रहे हैं वो अपनी जगह एक मामला, लेकिन ज़रा साइबर एक्ट भी है, साइबर क्राइम एक्ट भी है, तो जिसने वायरल किया वो भी उतना ही कसूरवार है। उसके लिए हमने FIA को लिख दिया है कि वो साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई करें, पता करके दें, और डेफिनेटली ये किसी फेक अकाउंट से ये वीडियो वायरल की गई है। ठीक है, फरहत साहब साथ रहिएगा, और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मार्फी भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से फरहत साहब भी बता रहे हैं कि एक शख्स खुद एतराफ़ कर रहा है इस चीज़ का, लेकिन जब वो ये गुंडागर्दी कर रहा था, जब वो एक गरूर के नशे में था, तो अब एतराफ़ करना, तो अब तो किसी चीज़ की एतराफ़ और मुआफ़ी मांग लेना मुझे नहीं लगता ये काबिल कबूल है। यकीनन जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो यही चाह रहे हैं कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। देखिए जी, एक चीज़ याद रहे कि अगर इंसान ड्रंक भी हो, होशो हवास में ना हो, तभी भी सज़ा होती है। दुनिया में ड्रंक ड्राइविंग पे भी सज़ा होती है। इस शख्स ने होशो हवास में किया या ड्रंक किया ये हमें नहीं पता, मगर किया ज़रूर है। और जब इंसान ने ये हरकत की है, किसी शख्स ने की है, तो उसकी सजा जरूरी है, लेकिन सजा ऐसी हो, मैं फिर बार बार कह के थक गया हूं कि ये सरेआम होनी चाहिए। बिल्कुल आम आवाम को पता होना चाहिए कि इस शख्स ने ये जुर्म किया, इसको ये सजा मिली। जब आप सजा सरेआम करेंगे तब लोगों के दिल में कानून का डर और खौफ पैदा होगा। आज किसी को कानून और डर का खौफ नहीं है। यकीन ना हो तो आप चौराहे पे खड़े हो जाएं, जिस तरह लोग वन वे आते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, जिस तरह गाड़ी चलती है, उससे कौम का मिजाज समझ में आता है कि ये कानून को उन्होंने मजाक बना रखा है, जिसकी जो मर्जी वो करे। तो क्या हम किसी को ये हक दे सकते हैं कि वो जाके किसी जोड़े को या कुछ लोगों को अजियत दे, तकलीफ दे, मारे, या खुदा न खास्ता जो रेप के केसेस है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कानून की सजा सामने नहीं होती। इसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे ये कितना ही रिग्रेट करे। बेशक ये तो बिल्कुल सर दुरुस्त बात है, सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और इस केस को एज एन एग्जाम्पल लेकर चलना चाहिए। सर मुझे लेकिन अब बताएं, इस सारे मामले को देखने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं वो लड़की किस फेज में होगी इस वक्त? क्या दोबारा कभी वो लड़की खड़ी हो पाएगी? क्या दोबारा वो लड़की जी पाएगी? देखें जी, ये इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब कोई ऐसा वाकया होता है उसके बाद जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो कंटिन्यूस रहता है। बाज लोगों को खौफ डेवलप होता है, बाज लोगों को वहम हो जाता है, बाज लोगों के अंदर डिप्रेशन डेवलप होता है। तो ऐसे लोगों के जिनके साथ ये वाकया हुआ है, इनको बाद में साइकोलॉजी के जरिए इनका बाकायदा इलाज करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये मुमकिन ही नहीं। ये वाकया ब्रेन में होगा, मेमोरी में होगा। जब कोई स्टिमुलस आएगा, यानी कोई आवाज ऊंची सुनेंगे, किसी तगड़े आदमी को देखेंगे सामने आते हुए, तो फौरन वो जो मेमोरी होती है वो जिंदा होती है और वो फीलिंग्स पैदा होगी जिस्म के अंदर जो पहले हुई थी, यानी वो तकलीफ फिर से जिंदा होगी जो उसको उस वक्त हुई थी। तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यकीनन किसी भी खातून के लिए इस तरह का मामला, अल्लाह ताला तो सबकी बेटियों को महफूज रखे, लेकिन जब इस तरह के मुआशरे में इंसानी गुंडे और इंसानी जानवर मौजूद होंगे ना, तो यकीनन फिर हम सिर्फ दुआ ही मांग सकते हैं। फरहत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, एक लास्ट में कमेंट चाहूँगी आपसे। ठीक है, आई थिंक हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। मारवी, आपसे मैं एक लास्ट कॉमेंट लेना चाहूँगी इस तमाम तर मामले पर। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि बार बार ये चीज़ आपके जहन में आना और फिर बार बार आप अपनी ज़िंदगी के उस पहलू की तरफ वापस नहीं आ सकते जिसकी तरफ लाना बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ुसूसन एक लड़की को। आपकी नज़र में एक इस तरह के गुंडे के लिए, इंसानी जानवर के लिए सज़ा का होना और कितना ज़रूरी है? क्योंकि यकीनन जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि सरेआम सज़ा होनी चाहिए ताकि हमारा समाज जो है शायद दुरुस्तगी की तरफ आए। अच्छा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन मामलात में। नंबर 1, रिपोर्ट होना, टाइमली रिपोर्ट होना। और वो इसलिए नहीं हो रहा, हमारे साथ जो है पुलिस भी मौजूद थी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने यही बताया कि ये दिसंबर का, ये इतनी देर से रिपोर्ट हुआ है। अब यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे, वो उस बच्ची को जीने नहीं देंगे। यानी मुआशरा ही है जो हमारी बच्चियों को, जो हमारे मुल्जिमान की
हौसला शिकनी कर रहा है कि वो ऐसे मामलात को ना करें रिपोर्ट। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक ट्रॉमा, जो पोस्ट ट्रॉमा कंडीशन में वो है, तो जब तक बच्ची मदद नहीं लेंगी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, तब तक उसका इलाज मुमकिन, वो बहुत जरूरी है। अगर बैठ जाएंगी तो वो अपनी जिंदगी में, अभी अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए उनकी फैमिली सुन रही है तो प्लीज उस बच्ची को सही मदद दी जाए ताकि वो बच्ची आगे अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारी जाए। आई एम श्योर कि मारवी उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी। सॉरी वक्त बड़ा कम था, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप डॉक्टर मुइज़, आपका भी शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँ से, हम सब उस लड़की के साथ हैं, इस वाक़े के खिलाफ हम बात करें, लेकिन हम एक और तरीके से भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वो कैसे? प्लीज डू नॉट शेयर दैट वीडियो। आई रिपीट, डू नॉट शेयर दैट वीडियो प्लीज। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मिलवाएंगे फर्स्ट शनास ईमानदार अफराद से। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स, एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल कायम की गई है। कादरी चौक पर ट्रैफिक वार्डन्स ने सड़क से मिलने वाले 10 लाख रुपए शहरी को लौटा दिए। सरदार मोहम्मद खान नामी शहरी के मोटरसाइकिल पर जाते हुए 10 लाख रुपए गिर गए। दौरान ड्यूटी वार्डन्स जुबैर और कांस्टेबल सादिक को पैसों से भरा थैला मिला, जिसे उन्होंने जांच पड़ताल के बाद शहरी को वापस कर दिया। एक मिसाल कायम की कि ये फ़र्ज़ होता है ये, और यही हमारा दीन हमें सिखाता है कि जब इस तरह में कोई चीज़ मिले किसी की, हम उसका मालिक तलाश करें। ये उन्होंने तलाश किया उसका मालिक। इन ट्रैफिक वार्डन्स ने आज हमें ज्वाइन भी कर लिया। हम उनसे बात करेंगे कि उस दिन जब ये इनको पैसों से भरा थैला मिला तो उसके बाद तलाश करना कितना मुश्किल हुआ इन मालिक के मालिक को। जिम्मेदारी होती है ना शुएब, कि आप जिम्मेदाराना होने का सबूत देते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ को बड़ी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निभाते हैं तो फिर आपको उसका अजर जो है वो इस तरीके से मिलता है कि लोग आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हम जब भी पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो अक्सर एक बात आती है कि पंजाब पुलिस या पंजाब पुलिस कल्चर ऐसा है कि जी वो हमेशा गुस्से में बात करते हैं, थोड़े से गुस्से में रहते हैं। लेकिन जब हम इन वार्डन्स को देखते हैं तो यकीनन इस बात का एतराफ़ करना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी शख्स हो, अगर उसको कोई भी मसला हो तो जो सड़क पे खड़े वार्डन्स है वो यकीनन आपकी मदद हर मुमकिन तौर पे बिल्कुल इन्होंने की। जुबैर और सादिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर एंड सादिक आपको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। जुबैर साहब, पहले आप मुझे बताइएगा किस दिन का ये वाक़या है, और जब ये थैला मिला उसके बाद फिर कितना वक्त लगा उस शहरी की तलाश में, उसके मालिक की तलाश में? वालेकुम सलाम शुएब भाई, जुबैर बात कर रहा हूँ। जी जी सर। ये जहाँ मैं अभी जिस जगह हमारी पोजीशन है ना, इससे थोड़ा सा आगे कादरी चौक है। अच्छा। तो वहाँ हमारी ड्यूटी थी, दिन 1 बजे का तकरीबन टाइम था। तो इसी चौक से, फैसल चौक से जो ट्रैफिक जाती है ना जी, वो जैसे ही सिग्नल खुला तो उस सिग्नल के दौरान एक ब्लू कलर का जो शापर है वो हमें नज़र आया। तो मैंने अपने कोलीग जो मेरे साथ खड़े थे, चाचा मोहम्मद सादिक, इनको कहा कि शापर उठाएं। जैसे ही हमने शापर उठाया, अंदर देखा तो उसमें 5-5 हज़ार वाली 2 कापियाँ थी। अच्छा। तो उसी दौरान जो है ना, 2 बाइक सवार ने वो शापर उठाने की कोशिश की है। अच्छा। मैंने कहा कि ये आपका नहीं है, आप जाएं। थोड़ा सा थोड़ा सा शर्मिंदा हुए और चले गए। तो जी ठीक। फिर हम थोड़ा वेट किया हमने कि बंदा आएगा इंशाल्लाह। वो जैसे ही कुछ देर के बाद बंदा आ गया, कहता जी मेरा इस तरह शापर गिरा है, उसमें पैसे हैं। तो मैंने कहा कितने पैसे हैं? कहता जी 10 लाख रुपया। मैंने कहा नोट कौन से हैं? तो बोला कि 5-5 हज़ार वाले 2 कापियाँ हैं। मतलब उसने हर चीज़ एक्यूरेट बताई है। तो उसका मैंने आईडी कार्ड पकड़ा, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसकी वीडियो वगैरह बना के उसके हवाले कर दिए। ज़बरदस्त। अच्छा, चाचा सादिक भी मौजूद है ना आपके साथ, तो मैं पूछना ये चाहूँगी कि इतने सारे पैसे देख के तो बड़े बड़े लोगों का ईमान डगमगा जाता है। आपने लाखों रुपए वापस कर दिए, पहली चीज़ जो जहन में आई, जो दिल में आई, जो दिमाग में आई, वो क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो समा वालों और समा की पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने हमारा एक
जो हमारे CTO साहब का विज़न था उसको हाईलाइट किया, और सुबह से ये हमारे साथ है और ये जो कवरेज कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो उसके बाद ये जब ये वाक़या हुआ तो हमने वो मेरे सीनियर कोलीग है जो ज़ुबैर साहब, उनके कहने पे वो शॉपर पैकेट उठाया, उसमें काफ़ी अमाउंट थी। तो मैंने उसे उनको कहा कि इसमें तो पैसे हैं। वो कहने लगे कि इधर आ जाए, साइड पे आ जाए, तो हम बंदे को देखते हैं किसकी है। उतनी देर में 2 बाइक के सवार ना राइडर वो उधर आ गए। वो कहने लगे कि हमने कहा भी हम तफ्तीश करेंगे, पूछ करेंगे, उसके बाद आपको अगर आपके हुए तो मिल जाएंगे। वो शर्मिंदा होकर भाग गए। तो ये काफ़ी देर के बाद ये अपना इसका भाई सरदार मोहम्मद जान साहब आए हैं, तकरीबन इनकी माशाल्लाह उम्र थी 57 साल तकरीबन। वो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने ना परेशानी हमने देखी तो हमें महसूस हो गया कि अपना ना ये इनका ये नुकसान हुआ है जो इतना परेशान फिर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है? तो कहने लगे हमारे कुछ पैसे थे वो गिर गए हैं। तो हमने कहा आप हौसला रखें, इधर आ जाए हमारे पास। तो हमने अपने वो इंचार्ज साहब को इन्फॉर्म किया। इंचार्ज साहब आ गए हैं, वो हमारे अली शेर इंस्पेक्टर साहब। तो उनको तस्दीक के बाद वो अली शेर इंस्पेक्टर साहब ने हमारे CTO साहब के विजन के मुताबिक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के मुताबिक ना उनको उनके हवाले कर दिया। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया आपका, समा का, और उन लोगों का जिन्होंने इस वाक़े को अप्रिशिएट किया, हमारे अच्छे काम को सराहा। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सही सर, मुझे ये बताएं कि अब जब तस्वीरें आपकी वायरल हुई, लोगों को मालूम हुआ कि आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया है बेसिकली, तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने रुक के बाइक पर जाते हुए गाड़ी पर रुक के कहा कि ज़बरदस्त काम कीता जे? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने किया है। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। 1-2 दोस्तों ने गाड़ी से उतर कर हमें वो बगल की होकर तस्वीरें वगैरह भी बनवाई थी, और 1-2 दोस्तों ने वो वीडियो वगैरह भी बनाई थी, उन्होंने फेसबुक पे भी डाली हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये किसी मुझे तो ये लग रहा था जैसे वो भाई साहब उनकी ये उम्र भर की पूंजी हो। हाँ, बिल्कुल हो। बड़ी खुशी हुई है कि हकदार के पास, हाँ जी, हकदार के पास उसका हक पहुंच गया है। मेरे अंदर के एहसास वो मैं इतना खुश हूँ कल से कि आप मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और बिल्कुल चाचा जी, ये एक वो खुशी होती है ना जो कि आपको जहनी सुकून भी देती है, और जो कि आपको बताती है कि ठीक है, आप अपने आप से मुतमईन भी नज़र आते हैं, और जब आप आईने में ख़ुद को देखते हैं तो थोड़ा फ़ख्र भी होता है। तो ज़ुबैर साहब, आपसे मैं पूछूंगी, आपको कोई CTO की जानिब से कोई फ़ख्रिया पेशकश, कोई शाबाश या तारीफ़ी इसनाद मिली? जी, पूरे महकमे की तरफ से सारा हमारे IG साहब की तरफ से, हमारे DIG साहब की तरफ से, ट्रैवल की तरफ से, CTO साहब लाहौर की तरफ से हमें इनामात और सर्टिफिकेट्स का अनाउंस हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज या सुबह हमें रिसीव हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ुबैर साहब, जिसकी रकम थी उसने भी कोई इनाम दिया? नहीं सर, उसने नाम उन्होंने दुआएं दी ना, दुआएं दी, तकाजा भी नहीं किया, और ना ही हम वो पहले दुआ से बड़ा इनाम कुछ हो नहीं सकता। दुआ से बड़ा इनाम कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। और ये है कि जैसे ही उसको अमाउंट मिली वो परेशान था, तो इसको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। मैंने कहा अब इजी होकर घर जाएं, और अब जरा संभाल के जाना। मैंने आपने वैसे थोड़ा सा ना कह देना था कि हुंजे तुसी गिराया ना, मैं चलान करना है। शुक्रिया सर। वो वैसे ही परेशान थे जी, उनको मूड ही नहीं बड़ा और परेशान करने का। वो बड़ा एजेंट थे, 57-58 साल उम्र थी। वैसे कुछ बताया उन्होंने कि क्या वो बैंक से निकलवा के पैसे ला रहे थे, किस काम की गर्ज से पैसे लेके जाते थे? जल्दी में थे, घबराहट में थे जो गिर गए? नहीं, हमने वो सीक्रेट रहने दिया, वो राज को राज रहने दिया। मुझे उन्होंने ये कहा कि ये पैसे जो थे ना, मैं किसी के लेकर जा रहा था, तो अगर खुदा ना खास्ता गुम हो जाते तो उसके लिए डबल परेशानी थी। जाहिर है जिस तरह कि आप
जुबैर साहब बता भी रहे हैं ना कि उनके चेहरे से ये आया था कि ये उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लग रही थी और फिर एक रकम आपको मिलना जो कि आपकी मेहनत की कमाई गई है, उसके बाद जो चेहरे पे सुकून होता है और उसके बाद जो आपको दुआएं मिली, इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। चाचा जी मौजूद थे और जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए और बेहद शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का और एक महफूज शहर का जो तहफ़्फ़ुज़ उभरता है ना, वो बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। ख़बर ये है कि सक्खर में मैट्रिक इम्तिहानात में बोर्ड इंतज़ामिया नकल रुकवाने में नाकाम हुई है। अब मैं अगर ये कह देती कि नकल रुकवा ली तो आप कहते हैं ये झूठ है, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी भी। आज नवी जमात के कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के पर्चे में भी तलबा ने चिटिंग की है, खुल के की है, आज़ादाना माहौल में किया है। मोबाइल फ़ोन की मदद से पर्चे हल करने का सिलसिला जारी है। और जनाब ये कोई सक्खर का ही वाक़या नहीं है, बल्कि कराची जैसी जगह पर भी, जहाँ पर हमने देखा था कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड बहुत ज़्यादा दावे कर रहे थे कि जनाब अब कोई नकल नहीं होगी, इंतज़ामिया ने बड़ी सख्ती कर दी है, वहाँ पर भी हर दिन जब पर्चा हुआ है, पर्चा आउट होने की हैट्रिक हो गई है। और यहाँ पर ये जो नकल हो रही है, ये हम आपको मनासिर भी दिखा रहे। इंतज़ामात बेहतर होने की खबरें दी गई थी और जनाब फुल सिक्योरिटी और बेहतरीन जो है इंतज़ाम की बात थी, लेकिन जब पर्चे हुए तो लगा यूं कि मैट्रिक बोर्ड फेल हो गया है और वो ये चाह रहा है कि हम फेल हो जाएं लेकिन तलबा पास हो जाएं, चाहे नकल करके ही पास क्यों ना हो। तो ये जो सक्खर में आज पेपर था, ये जिस तरह से इस पेपर में नकल की गई, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और बच्चे जो हैं, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपनी गोदी में मोबाइल रखा है। और ये मुझे लग रहा है, हाँ ये मोबाइल देखा शोएब, ये मोबाइल रखा और ये उस टाइम पे ज़रा बूटी शूटी चलती थी, लेकिन खैर इस टाइम पे ज़रा एडवांस माहौल है और मोबाइल का इस्तेमाल क्या पता अम्मी का मैसेज आया कि बेटा आते हो धनिया शनिया ले आना, दही भी ले आना, जो हम आपको मैसेज कर देंगे शोएब आते हैं दही भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंसानियत के लिए ज़िंदगी वक्फ की किसने? अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने। हमसे बिछड़े आज उन्हें 5 बरस बीत गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना सर्विस हो या यतीम खाना, मुख्तलिफ शोबों में उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अब्दुल सत्तार ईदी की बरसी पर उनके साहिबजादे और समाजी कारकुन फैसल ईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, इंसानियत की खिदमत, अब्दुल सत्तार ईदी साहब का मिशन उनके जाने के बाद भी ये जारी रखा हुआ है, आपने थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कैसे कर पा रहे हैं ये? देखें, जब ईदी साहब चले गए थे तो हमें बहुत ही दुख था, अफसोस था कि हम ये अकेले कैसे चला पाएंगे सारा सिस्टम और इनका इतना फैला हुआ जो निज़ाम था। और अक्सर में ईदी साहब के इंतकाल के एक हफ्ते पहले भी जब हम बैठे हुए थे इनके पास मीठादर ईदी सेंटर में कमरे में, तो मैंने ईदी साहब को कहा कि ईदी साहब आप मुझे आप इतने कमज़ोर हो गए हैं और आप के बाद हम कैसे चला पाएंगे इतने बड़े सिस्टम को। तो उन्होंने मुझे डांटा, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा हुआ था, साथ बड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे डांटा कि बिल्कुल चलाओगे और तुम्हें ही चलाना है और इंशाल्लाह चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। तो खैर फिर हम ज़्यादा बात नहीं करते थे, इनसे गुस्से में हो जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे ही उनके इंतकाल के बाद अब मैं एक जो है वो गैबी हिम्मत आ गई, एक कुदरती हिम्मत आ गई और जो है वो अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए कि हम इस सिस्टम को चला सकें और अल्लाह ने जो है वो मौके दिए। और आज भी हमारी कोशिश है, हमारी कोताहियाँ होंगी, यकीनन मैं नहीं कहता कि हम 100% सही हैं, हमारी कोताहियाँ रहती होंगी, 100% तो कोई भी नहीं हो सकता सही तरीके से काम करके, लेकिन हमने पूरी भरपूर कोशिश की कि ईदी साहब के इस मिशन को, इंसानियत के मिशन को जो है वो आगे लेके चल सकें। और जो है वो ज़ाहिर आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं आगे। फैसल भाई मुझे एक बात बताइएगा, कभी ऐसा होता है कोई ऐसा मामला सामने आया जो कि पेचीदा लगा हो कि फंस गया हूँ और फिर सोचो अगर ईदी साहब होते तो क्या करते, चलो मैं भी वही करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शुरू में कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन बाद में ईदी साहब की रूह आ जाती है या क्या होता है, जब कोई बड़ा मसला होता है तो वो हम जो है वो पता ही नहीं होता हम कर क्या जा रहे हैं और करने के बाद में पता चलता है हमने ये कर दिया।
और फैसल भाई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों को समझाना, क्योंकि ईदी साहब से बहुत सारे लोगों के रिश्ते जुड़े थे, बहुत सारे लोगों के एहसास जुड़े थे, और वो दिन जब ईदी साहब बिछड़े वो यकीनन हम उसको भुला नहीं सकते। तो लोग आज भी जब ईदी साहब को याद करते हैं तो उनके गम ताज़ा होते हैं। उनको समझाना, उनको समेट के बैठना, ये बड़ा मुश्किल काम है, और ये काम एक बाप और उसके बाद एक बेटा ही कर सकता है कि पूरे घर को समेटा हुआ है। मैं समझा नहीं, आप वापस मुझे कहेंगे क्या पूछ रही हैं? हेलो जी जी, हाँ, मैं समझा नहीं, आपने पूछा क्या, मैं समझ नहीं पाया। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये कितना मुश्किल है कि जैसे ईदी साहब ने पूरे घर को, हर एक शख्स को समेट के वो बैठे हुए थे, आपने भी वही जिम्मेदारी निभाई, हर शख्स को, पूरे घर को समेटा है, और ये बाप और बेटा ये जिम्मेदारी बड़ी अच्छे तरीके से निभा सकता है। देखें, अल्लाह, हमारी फैमिली जो है वो 5000 अफराद पर मुश्तमिल है, और इतने बड़े घर को समेटना जो है वो अल्लाह की मदद के अलावा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। और अल्लाह ने हमारी बहुत मदद की, ईदी साहब के ज़माने में भी बहुत मदद की, आज भी हमारी मदद की है उन्होंने। इंशाअल्लाह अल्लाह हमेशा आपकी मदद करेगा। फैसल भाई थैंक यू, साथ मौजूद थे, अब गुफ्तगू कर रहे थे तो क्या ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।